नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। भारत के प्रधानमंत्री ने G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर जोर दिया। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ। क्वाड डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। बेंगलुरु नगर निकाय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकर लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एजिंग इन इंडिया एक्सप्लोरिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू केयर चैलेंजेस और हेल्पेज इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। भारत और इटली ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर हुई प्रगति की समीक्षा की। साथ ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC सहित वैश्विक एवं बहुपक्षीय पहलों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। चलिए भारत इटली द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े प्रमुख पहलू जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक पहलू की। इन दोनों देशों के बीच 1947 में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। इस संबंध को 2023 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड कर दिया गया था। 2020 में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 2020-25 कार्य योजना को अपनाया गया था। इस कार्य योजना के अंतर्गत दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया गया था। आर्थिक पहलुओं की बात करें तो यूरोपीय संघ यानी EU में इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। EU में भारत के 3 सबसे बड़े साझेदार जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड हैं। भारत इटली संयुक्त आर्थिक आयोग सहयोग 1976 से अस्तित्व में है। दोनों देशों ने 2023 में प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य सुरक्षित एवं वैध प्रवासन को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं और प्रौद्योगिकी आधारित पहलुओं को भी जान लेते हैं। दोनों देशों ने नवंबर 2003 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत दोनों देश अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों पर मिलकर कार्य करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु 2025 से 2027 के लिए सहयोग का नया कार्यकारी कार्यक्रम अपनाया गया है। रक्षा एवं सुरक्षा की बात करें तो 2023 में इटली इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के 7 स्तंभों में से एक यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और एकेडमिक सहयोग स्तंभ में शामिल हो गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देश पासेक्स अभ्यास, मिलन नामक नौसेना अभ्यास आदि में भाग लेते हैं। अंत में बहुपक्षीय संस्थाओं में सहयोग के बारे में समझते हैं। इटली भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी GBA और IMEC में शामिल हो गया है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर जोर दिया। प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से आशय प्रौद्योगिकी और उसके लाभों को अधिक आबादी तक पहुंचाने की प्रक्रिया से है। प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के कुछ प्रमुख पहलुओं में प्रौद्योगिकी तक पहुंच, वहनीय विकेंद्रीकरण, कौशल विकास, साझा संसाधन आदि शामिल है। प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण का महत्व काफी अधिक है। चलिए एक एक करके हर क्षेत्र से जुड़े महत्व को समझते हैं। इनमें से पहला है आर्थिक महत्व। ये व्यक्तियों और छोटे व्यवसायियों को नए उद्यम शुरू करने, नवाचार करने और अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में समर्थ बनाता है। इससे आर्थिक समृद्धि, रोजगार के अवसर और आय के अवसर बढ़ते हैं। दूसरा है सामाजिक महत्व। यह डिजिटल डिवाइड को कम करता है। साथ ही इससे शिक्षा संसाधनों, स्वास्थ्य सेवा की जानकारी और वित्तीय सेवाओं की अधिक आबादी तक उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इससे सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ती है। इसका एक उदाहरण है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग NPTEL द्वारा मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC शुरू करना। तीसरा है सांस्कृतिक महत्व। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अलग अलग आबादी के समुदायों को अपना पक्ष रखने के लिए मंच उपलब्ध करवाया है। इन प्लेटफॉर्म्स ने सांस्कृतिक विषयों को वैश्विक स्तर पर साझा करने में मदद की है। और चौथा है गवर्नेंस के स्तर पर महत्व। इसने शासन और निर्णय प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई है।
साथ ही लोगों के विचारों को जानने और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी मदद की है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सार्वजनिक सेवाओं के लाभार्थियों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचना और उनकी राय जानना इसका एक उदाहरण है। खबर में आगे बढ़ते हैं और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण से जुड़ी चुनौतियों को समझते हैं। पहली है डिजिटल डिवाइड और अवसंरचना के स्तर पर असमानता। उदाहरण के लिए निरंतर और किफायती इंटरनेट कनेक्टिविटी के स्तर पर समस्या मौजूद है। यह समस्या विशेष रूप से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। दूसरी मुख्य चुनौती है लैंगिक और सामाजिक असमानताएं। शिक्षा, रोजगार एवं संसाधनों की प्राप्ति में लैंगिक असमानताएं डिजिटल डिवाइड को और बढ़ाती हैं। और तीसरी चुनौती है साइबर सुरक्षा और निजता के उल्लंघन संबंधी चिंताएं। डेटा की सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी आदि के बारे में बढ़ती चिंताएं व्यक्तियों और संगठनों को तकनीक को पूरी तरह से अपनाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के लिए उठाए गए कदमों पर एक नजर डालते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान और डेटा प्रबंधन के लिए इंडिया स्टैक बनाया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर, भौतिक रूप से सेवा वितरण हेतु कॉमन सर्विस सेंटर्स के रूप में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ICT अवसंरचना स्थापित की गई है। ये नागरिकों को सरकार से नागरिक वाली ई सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक्सेस पॉइंट के रूप में कार्य करती है। नमो ड्रोन दीदी पहल, ये महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को कृषि के लिए ड्रोन खरीदने में मदद करती है। और भारत AI मिशन, इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों का लोकतंत्रीकरण करना है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ। सम्मेलन में अनुकूलन संकेतकों और पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत बेहतर कार्यशील अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार की दिशा में प्रगति हुई है। पेरिस जलवायु समझौते का अनुच्छेद 6 दो मुख्य बाजार तंत्रों के जरिए देशों के उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये दो तंत्र हैं देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते और एक नया वैश्विक ऑफसेट बाजार। साथ ही सम्मेलन में जलवायु वित्त पर नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य यानी NCQG और मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम यानी MWP जैसे विषयों पर कोई प्रगति नहीं हुई। चलिए नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य यानी NCQG के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। COP21 में 2025 के बाद जलवायु वित्त के नए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 2009 में UNFCCC के पक्षकारों ने 2020 तक सालाना $100 बिलियन जुटाने का निर्णय लिया था। इसे बाद में 2025 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि विकसित देशों द्वारा वित्त पोषण प्राप्त नहीं होने की वजह से यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य के तहत $100 बिलियन के वार्षिक लक्ष्य को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही मौजूदा जलवायु वित्त पोषण तंत्र में मुख्य कमियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया है। अब मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम यानी MWP के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी स्थापना COP26 में की गई थी। इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उत्सर्जन में कमी के प्रयासों को तत्काल बढ़ाना और इस पर कार्रवाई करना है। 2024 में सिटीज बिल्डिंग एंड अर्बन सिस्टम्स कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें परिचालनात्मक यानी ऑपरेशनल उत्सर्जन को कम करना, दक्षता बढ़ाने के लिए बिल्डिंग एनवेलप को डिजाइन करना और संपूर्ण प्रक्रिया से उत्सर्जन को कम करना आदि शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। क्वाड, डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में क्वाड की उपलब्धियों और क्षमता का आकलन किया गया है। क्वाड समूह सुरक्षा संवाद से आगे बढ़कर व्यापक लक्ष्यों के साथ बहुआयामी साझेदारी में तब्दील हो गया है। इसने 2017 में पुनर्गठन के बाद से विविध नीतियों या पहलों के लिए 6 कार्य समूहों का गठन किया है। क्वाड के अंतर्गत विविध नीतियों या पहलों की बात करें तो पहला है स्वास्थ्य। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की स्थापना की गई है। साल 2023 में इसे एक व्यापक क्वाड स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी में बदल दिया गया। इससे जुड़ी कुछ अन्य पहले भी हैं, जैसे कि ई स्वास्थ्य प्रणालियों का विस्तार, क्वाड महामारी तैयारी अभ्यास आदि। दूसरा है जलवायु। 2022 में क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज यानी QCHAMP लॉन्च किया गया। 2023 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सिद्धांत जारी किए गए थे। तीसरा है महत्वपूर्ण यानी क्रिटिकल एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी।
तकनीक आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव 2021 शुरू किया गया है। चौथा है समुद्री सुरक्षा। 2022 में इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी IPMDA शुरू किया गया। पांचवी पहल है अवसंरचना। 2018 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना निवेश के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी यानी TIP का शुभारंभ किया गया। और आखिरी है साइबर सुरक्षा। 2022 में क्वाड साइबर सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की गई। चलिए अब नजर डालते हैं क्वाड पर। क्वाड को शुरुआत में चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में जाना जाता था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत द्वारा गठित एक रणनीतिक कूटनीतिक साझेदारी है। ये ना तो कोई सैन्य गठबंधन है और ना ही परस्पर रक्षा समझौता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 2007 में क्वाड समूह ने आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF के आयोजन के दौरान अपनी पहली किंतु अनौपचारिक बैठक आयोजित की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्वाड देशों में विश्व की 24% आबादी रहती है। क्वाड देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 35% तथा वैश्विक व्यापार के 18% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। बेंगलुरु नगर निकाय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकर लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP ने प्रत्येक घर पर प्रति माह 100 रुपए का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी SWM उपकर लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकर लगाने का अधिकार दिया गया है। ठोस अपशिष्ट से आशय घरों या व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न ऐसे उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट से है जो उसके मूल उपयोगकर्ताओं के लिए अपना मूल्य खो चुके हैं यानी अपशिष्ट हो चुके हैं। हालांकि ऐसे उप उत्पाद किसी अन्य के काम आ सकते हैं। इनके उदाहरण है नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि। चलिए सबसे पहले भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति जानते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की 2020-21 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन 1,60,038.9 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसमें से लगभग 95% अपशिष्ट को दक्ष तरीके से एकत्र किया जाता है। कुल एकत्रित अपशिष्ट में से लगभग 50% को किसी न किसी रूप में उपचारित किया जाता है। वहीं 31.7% उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं किया जाता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां जानते हैं। पहली है अपशिष्ट को अलग अलग करना। जहां अपशिष्ट एकत्र किया जाता है वहीं पर अलग अलग प्रकार के अपशिष्टों को अलग अलग कूड़ेदान में नहीं रखा जाता है। इससे बाद में अपशिष्ट के निपटान की लागत बढ़ जाती है। दूसरा है अपशिष्ट संग्रह करना और ले जाना। जहां अपशिष्ट उत्पन्न होता है वहीं पर उसे संग्रह करने के लिए अधिक अवसंरचनाएं मौजूद नहीं है। घरों से अपशिष्ट संग्रह करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है आदि। अपशिष्ट का निपटान और उपचार की बात करें तो अपशिष्ट को खुले डंप साइट्स में डंप किया जाता है जहां ऑक्सीजन की कमी में बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के उपघटन से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। इससे आग लगने और विस्फोट होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। दूसरी ओर मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में भी योगदान देती है। और अगला है नगर निगम के पास वित्तीय संसाधनों की कमी। नगर निगम द्वारा जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं उनके बदले उन्हें पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं होता है। चूंकि वित्तीय संस्थानों को उन पर अधिक विश्वास भी नहीं होता है, ऐसे में बाजार से निजी क्षेत्रों से धन जुटाने में भी समस्या आती है आदि। अंत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के मुख्य प्रावधानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि किन पर लागू होते हैं। ये नियम नगरपालिका क्षेत्रों, शहरी समूहों, जनगणना कस्बों यानी सेंसस टाउन्स, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप आदि पर लागू होते हैं। इस नियम के तहत पहला प्रावधान है अपशिष्टों को अलग अलग एकत्र करना। अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को उसी जगह अपशिष्ट को 3 अलग अलग कूड़ेदानों में रखना अनिवार्य किया गया है। ये 3 कूड़ेदान बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा सैनिटरी और घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। दूसरा है अपशिष्ट का संग्रह और निपटान। स्थानीय प्राधिकरण अपशिष्ट संग्रह, किसी अन्य जगह ले जाने, प्रसंस्करण करने और निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं। और आखिरी है पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण सुविधा। विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक पार्क के डेवलपर्स को भूखंड के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 5% या न्यूनतम 5 प्लॉट्स या शेड अलग छोड़ने का प्रावधान किया गया है। इन अलग किए गए भूखंडों में अपशिष्टों से उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति और रिसाइकलिंग सुविधा की स्थापना की जाती है।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। एजिंग इन इंडिया एक्सप्लोरिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू केयर चैलेंजेस अ हेल्पेज इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट 15 जून को विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के अवसर पर जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्ध जनों की आबादी कुल आबादी का 20.8% होगी। ये आबादी साल 2011 में केवल 8.6% थी। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। कामकाजी स्थिति की बात करें तो केवल 15% वृद्ध व्यक्ति कामगार हैं, 24% वृद्ध पुरुष कामगार हैं, जबकि केवल 7% वृद्ध महिलाएं कामगार हैं। ये आंकड़े लैंगिक असमानता को उजागर करते हैं। इस रिपोर्ट में अगला मुख्य बिंदु है सामाजिक सुरक्षा का अभाव। केवल 29% वृद्ध लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तीसरा मुख्य बिंदु है कई बीमारियों का उच्च प्रसार। सभी वृद्ध व्यक्तियों में से 54% 2 या 2 से अधिक गैर संचारी रोगों से पीड़ित हैं। रिपोर्ट के अनुसार वृद्ध जनों की डिजिटल पहुंच भी बहुत कम है। 59% वृद्ध जनों के पास कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है। आखिरी है सामाजिक भागीदारी। वृद्ध जनों की ऐसी भागीदारी बहुत कम है। केवल 7% वृद्ध जन किसी सामाजिक संगठन के सदस्य हैं। ऐसे में चलिए समझते हैं भारत में वृद्ध जनों की देखभाल के लिए किए गए उपाय कौन कौन से हैं। पहला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2015। यह 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना है। दूसरा उपाय है राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवनोपयोगी उपकरण और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और तीसरा है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। इसका उद्देश्य बच्चों और रिश्तेदारों के लिए कानूनी दायित्व निर्धारित कर वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण को सुनिश्चित करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है मलेशिया। इस देश की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया में मल्लाह का काम करने वाली स्थानिक जनजाति बाजाऊ के सैकड़ों लोगों को सबा यानी मलेशियाई बोर्नियो में उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। सबा में तेजी से शहरीकरण के कारण बाजाऊ समुदाय को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये देश दक्षिण पूर्व एशिया में भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में अवस्थित है। मलेशिया में 2 गैर सन्निहित यानी अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं। पहला प्रायद्वीपीय मलेशिया यानी पश्चिम मलेशिया, जो पूर्व में दक्षिण चीन सागर की सीमा से लगे मलय प्रायद्वीप में स्थित है, और दूसरा मलेशिया तिमुर यानी पूर्वी मलेशिया, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो इसके उत्तर में थाईलैंड, दक्षिण में सिंगापुर तथा दक्षिण से पूर्व तक इंडोनेशिया और पूर्व में ब्रुनई अवस्थित है। और इस देश के जल निकाय दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर है। अब बात करते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। इस देश की प्रमुख नदियां हैं पहांग, जो मलेशिया की सबसे लंबी नदी है, और राजंग आदि। इस देश की प्रमुख झीलें हैं केनयीर, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, बेरा, चीनी आदि। मलक्का और बालाबेक जल संधि प्रमुख जल संधियां हैं, और यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान माउंट किनाबालू है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्र सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना DHIS को 2025 तक बढ़ा दिया है। इसे 2023 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ई-माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ई-माइग्रेट पोर्टल को 2014 में लॉन्च किया गया था। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नाम से अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन करेगी। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण दक्षिण भारत में और दूसरा चरण पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। एक हालिया अध्ययन के अनुसार समस्थानिक प्रजाति उद्भवन की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में एशियाई शेर और बंगाल टाइगर इतने लंबे समय तक सह अस्तित्व में रहे हैं। प्रजाति उद्भवन एक वंश विभाजन घटना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ई-फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ई-फ्लो से आशय एनवायरमेंटल फ्लो या न्यूनतम प्राकृतिक अफवाह बनाए रखने से है।
यह वास्तव में जल धाराओं या नदियों में जल का अपवाह इतनी मात्रा में होने से है जिससे कि उसमें मौजूद वनस्पतियां और जीव अपना पारिस्थितिक या प्राकृतिक कार्य संपन्न कर सकें। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि गहरे समुद्र में रहने वाले झींगों में जैव संदीप्ति की घटना काफी आम है। यह कुछ प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण है। उत्सर्जित प्रकाश का स्रोत वास्तव में जीवों में एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा है। उत्तराखंड में एक टेम्पो ट्रैवलर बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। अलकनंदा विष्णुप्रयाग में धौली गंगा से मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी से मिलती है, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से मिलती है तथा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी Su-24 बमवर्षक विमान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर के गोटलैंड द्वीप के निकट स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।